नमस्कार। हम प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश का अध्ययन कर रहे हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि जो मौर्य काल की विशेषताएं प्रमुख रूप से क्या क्या थीं। आइए आज हम लोग मौर्य प्रशासन का अध्ययन करते हैं। मौर्य काल के अंदर हम देखते हैं कि भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की थी और एक विशाल साम्राज्य पर मौर्य शासकों ने शासन किया था। इस विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले हमारे पास अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान विजेता वरन एक योग्य प्रशासक भी था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, चाहे मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के शिलालेख तथा अनेक यूनानी रचना, इन सब से मौर्य शासन प्रणाली के विषय के अंदर हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसे कि उसका हम गुरु भी कह सकते हैं या मित्र भी कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री चाणक्य था या कौटिल्य था, उसकी सहायता से जिस शासन प्रणाली को प्रारंभ किया था वो इतनी उल्लेखनीय है कि लगभग 2000 वर्षों के उपरांत भी अंग्रेजों ने लगभग उसी शासन प्रणाली को भारत में लागू किया था। तो इससे स्पष्ट है कि मौर्य शासन प्रणाली कितनी सक्षम और उत्तम रही होगी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की वरन एक ठोस और एकसार, जिसको कहते हैं कि सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था है, वो भी प्रदान की थी। हम यहाँ पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका अनेक बिंदुओं के अंदर हम जो विभाजन कर लेते हैं, तो हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मौर्य प्रशासन को निम्नलिखित भागों के अंदर विभाजित कर लेते हैं। इसके अंदर पहला हम ले लेते हैं केंद्रीय प्रशासन, दूसरा होगा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो नगरीय प्रशासन होगा, जिसके अंदर हम नगरों का अध्ययन करेंगे, ग्राम प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, और इसके बाद में राजस्व व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, लोक हितकारी कार्य और अशोक द्वारा किए गए सुधार। इन सब का अध्ययन हम है जो एक के बाद एक करेंगे आज, क्योंकि हम देखते हैं कि जो मौर्य शासनकाल है या मौर्य शासन व्यवस्था है वो काफ़ी विस्तृत है और उसका अध्ययन है वो एक दिन के अंदर ही जो करना संभव नहीं है। और क्योंकि आप एमए के विद्यार्थी हो तो इसलिए आपको इसका जो शासन व्यवस्था है इसका गहराई से अध्ययन करना है। तो यहाँ पर हम आज सिर्फ केंद्रीय शासन व्यवस्था ही लेंगे, क्योंकि हमें इसका मौर्य शासन व्यवस्था है इसका विस्तार से और गहराई से अध्ययन करना है। तो आज मैं आपको सिर्फ जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है उसके बारे में ही बताऊंगी। हम चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करें, चाहे वैदिक सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानें, या गुप्त काल के बारे में, या फिर बाद में हम जो मध्यकाल के अंदर आते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित होती है वहाँ पर हम जो एक जिसको कहते हैं कि एक निश्चित है जो फ्रेम के अंदर हम अध्ययन करते हैं। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के अंदर चाहे किसी भी समय की हम है जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करें, वहाँ पर हम केंद्रीय शासन को है जो कुछ बिंदुओं के अंदर बांट लेते हैं, जिसके अंदर राजा होता है, राजा की सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं या जो भी संस्था होती है उसका अध्ययन करते हैं, और जो विभाग होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो केंद्रीय शासन को निम्न बिंदुओं में बांट लेते हैं। राजा और उसकी सहायता करने वाले जो मंत्री परिषद होती थी, मंत्री, और मंत्रिमंडल जो कि विशेष एक तरह से कह सकते हैं कि जो परामर्शदात्री संस्था होती थी वो, और जो मौर्य प्रशासन की एक बहुत ही जो जिसको कहते हैं कि अद्भुत व्यवस्था थी, विभागीय व्यवस्था अथवा नौकरशाही, उसका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम जो राजा को लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मौर्य काल के अंदर राजा की शक्ति के अंदर अत्यधिक वृद्धि हुई थी। अगर है जो परंपरागत है जो हिंदू शासन पद्धति के अंदर हम देखते हैं कि राजा होता है वो न जो विधि का रक्षक होता है, उसका निर्माता नहीं होता। यानी कि न जो भी है न जो शासन जो राजा करता है वो धार्मिक न जो विषय होते हैं या धर्म जो उसको बताता है उसी के न जो नियमों के आधार के ऊपर है जो वो
शासन करता है। लेकिन अर्थशास्त्र से है ना जो हमको ज्ञात होता है कि मौर्य शासकों को कानून बनाने का अधिकार था, यानी कि है ना जो कौटिल्य के अनुसार जो राज शासन है वो धर्म, व्यवहार और चरित्र यानी लोकाचार से ऊपर है। इस तरह से राजा को यहाँ पर है जो प्रधान माना गया है। कौटिल्य ने कहा भी है कि समय पाकर शास्त्र में दोष आ जाते हैं, लेकिन जो समय के अनुसार जो न्याय संगत होता है वही मान्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर जो राजा है वो शासन का प्रधान था, वही सत्ता का केंद्र बिंदु था। उसके अंदर सभी शक्तियाँ है ना जो उसके अंदर समाई हुई थी। हम देखते हैं कि है ना जो वो कार्यकारिणी हो, चाहे व्यवस्थापिका हो या न्यायपालिका हो, तीनों का वो सर्वोच्च अधिकारी था। लेकिन इसके साथ में जो उसके पास में जो अगर पहली दृष्टि से हम देखते हैं तो राजा है वो निरंकुश दिखाई देता है, यानी कि ना जो उसके पास में ना जो सारी की सारी शक्तियाँ थी और एक तरह से ना जो निरंकुश राजतंत्र का एक तरह से वो ना जो द्योतक जिसको कह सकते हैं वो था। उसकी ना जो दंड व्यवस्था भी कठोर थी और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका भी अभाव था। लेकिन फिर भी है ना जो यहाँ पर जो शासन था, जो मौर्य प्रशासन था, वो प्रजाहितकारी था। इसके अंदर है ना जो अर्थशास्त्र के में एक उदाहरण मिलता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वे हितकर नहीं है, वरन है जो हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। यानी कि है ना जो उसमें है ना जो बताया है, चाणक्य ने कहा है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। तो इस तरह से है ना जो एक तरह से कह सकते हैं हम कि यहाँ पर राजा था वो प्रजा हितकारी था। अगला जो हम ना जो लेते हैं वो है मंत्री परिषद। हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य था वो अत्यंत विशाल था, तो अकेले राजा के लिए इतने विस्तृत साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं था। इसलिए राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है कि राज्य रूपी रथ के एक पहिए यानी कि राजा के द्वारा शासन नहीं चल सकता, इसलिए दूसरे पहिए के रूप में उसे मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। इस मंत्री परिषद के जो है ना जो ये मंत्री परिषद होती थी वो इसकी है ना जो सदस्य है वो राजा ही नियुक्त करता था। इसके अंदर मंत्री परिषद के अंदर साधारणतया 12 से लेकर 20 तक मंत्री होते थे। अब ये जरूरी नहीं है कि है ना जो मतलब है ना जो इतने ही है ना जो मंत्री हों, संख्या मंत्रियों की संख्या है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती थी, यानी कि जैसी सामर्थ्य जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार है जो मंत्री हैं वो नियुक्त किए जा सकते थे। मंत्री परिषद का मुख्य कार्य राजा को परामर्श देना होता था, लेकिन उसके परामर्श को स्वीकार करने के लिए राजा है वो बाध्य नहीं होता था। लेकिन फिर भी है ना जो मतलब है जो प्राय है ना जो राजा है वो मंत्री परिषद के परामर्श के अनुकूल ही काम करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये जो मंत्री होते थे उनका वेतन है वो काफ़ी अच्छा था। 12,000 वार्षिक है ना जो पण वार्षिक है ना जो वेतन है उसको मिलता था। पण है ना जो एक मुद्रा की इकाई थी उस समय के अंदर जो चलती थी। तो इस तरह से मंत्री परिषद एक ऐसी संस्था थी जिसको कि है ना जो आर.सी. मजूमदार है, उन्होंने ना जो मंत्री परिषद की तुलना है वो इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल से की है। डॉक्टर मजूमदार के शब्दों में ही हम देखें, यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में भी शासन संस्थाओं का विकास है इंग्लैंड की ही सदृश हुआ है। जिस प्रकार अंग्रेजों की नेशनल काउंसिल से परमानेंट काउंसिल का प्रादुर्भाव हुआ और यही कालांतर में प्रीवी काउंसिल के रूप में विकसित हुई, इसी प्रीवी काउंसिल से राजा अपने विश्वस्त मंत्रियों को चुनते रहे और मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। इसी प्रकार भारत में भी वैदिक काल की समिति, आपको याद होगा कि है जो वैदिक काल के अंदर सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं थीं जो राजा को परामर्श देती थी। तो यहाँ पर वैदिक काल की समिति बाद में मंत्री परिषद के रूप में परिणित हो गई और इसी परिषद से राजा अपने मंत्रियों को चुनते रहे। मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक है ना जो छोटी है ना जो मतलब एक है ना जो उप समिति भी होती थी, जिसमें साधारणतया 2 से लेकर है जो 4 मंत्री होते थे। इनको मंत्रिण कहा जाता था। तो ऐसे विषय जिसके अंदर तुरंत निर्णय लेना हो या कोई बहुत ही है ना जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, तो उनको राजा मंत्रिण से
विचार विमर्श करके उसके ऊपर इसके बाद में है ना जो जो मंत्री परिषद होता था उसकी है ना जो बैठक है वो आमंत्रित करता था, यानी पहले इससे है ना जो परामर्श ले लेता था कि भाई कौन कौन से टॉपिक हैं वो मंत्री परिषद में उठाने हैं या फिर डिस्कस करने हैं। तो इस तरह से ये है ना जो एक विशेष है ना जो इम्पॉर्टेंट है जो संस्था थी, जिसके अंदर है जो युवराज होते थे या फिर बाद में पुरोहित होते थे, तो इस तरह के जो कुछ ही मंत्री होते थे वो इसके अंदर साधारणतया होते थे। इनका वार्षिक वेतन है ना जो 18,000 पण वार्षिक था, जिससे भी इसकी है ना जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था थी। मंत्रिपरिषद की बैठक जिस भवन में होती थी उसको मंत्रभूमि कहते थे। अगला जो है ना जो हम लेते हैं वो बहुत ही है ना जो मतलब है जो इम्पोर्टेंट और है जो अद्भुत व्यवस्था है मौर्यकाल की, और ये है विभागीय शासन व्यवस्था। मंत्रिपरिषद और राजा के द्वारा तो मुख्यतः नीति निर्धारण का कार्य किया जाता था, लेकिन उसके बाद में नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रमुख कार्य, यानी जब भी कोई नीतियाँ बन जाती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है ना जो अधिकारी होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना। तो यहाँ पर है जो यहाँ पर कार्यान्वित करने का प्रमुख कार्य है वो नौकरशाहों के द्वारा किया जाता था, जिसको आजकल ब्यूरोक्रेसी भी बोल सकते हैं, जो कि है ना जो प्रशासनिक अधिकारी जिनको कह सकते हैं। तो मौर्यकालीन नौकरशाही अत्यधिक सुसंगठित और सुव्यवस्थित थी तथा विशाल साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों को सुगमतापूर्वक करती थी। मौर्यकाल के अंदर शासन की सुविधा के लिए 18 विभागों की स्थापना की गई थी, जिनको हम तीर्थ कहते हैं। प्रत्येक विभाग के संचालन और निरीक्षण के लिए एक अध्यक्ष होता था जिसको आमात्य कहा जाता था। आमात्य अपने विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रत्येक विभाग के अंदर है जो दूसरे अनेक कई उपविभाग भी होते थे। दूसरी श्रेणी के जो अधिकारी होते थे इन विभागों के, उनको जो अध्यक्ष कहा जाता था, जो आमात्य के अधीन ही कार्य करते थे। यहाँ पर न जो ये सर्वोच्च अधिकारी हैं, इनको न जो आमात्य होते थे उनको यूनानी लेखकों ने एक 7वीं जाति के रूप के अंदर इसका न जो वर्णन किया है, यानी कि मैगस्थनीज के अंदर वो न जो यहाँ की समाज के जब वर्णन करता है तो समाज के को 4 वर्णों के अंदर नहीं बांटकर अपनी है जो अज्ञानता वश वो समाज को 7 भागों के अंदर बांटता है, जिसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को वो एक तरह से जो 7वीं जाति के रूप में है जो रेखांकित करता है। इसी तरह से यूनानी लेखक जो स्ट्रैबो है वो अध्यक्ष को है ना जो दूसरी श्रेणी के जो अधिकारी हैं उनको मैजिस्ट्रेट के नाम से ना जो पुकारता है। यहाँ पर है ना जो अर्थशास्त्र के अंदर 18 अमात्यों का वर्णन मिलता है जो निम्नलिखित है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए इनका अध्ययन करना। ये है पहला देखते हैं प्रधानमंत्री या फिर पुरोहित, है ना, जो कि जिसकी सहायता से जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि राजा का प्रमुख सलाहकार था। दूसरा होता था समाहर्ता या फिर है जो राजस्व मंत्री, राजस्व जो एकत्रित करता था, तो समाहर्ता इस तरह से होता था जो इसका कार्य राजस्व एकत्र करना था। तीसरा जो अधिकारी था वो था सन्निधाता या फिर बाद में कोष मंत्री, है ना, जो ट्रेजरी का जो अध्यक्ष होता था उसको सन्निधाता कहते थे। अगला होता था सेनापति, यानी कि युद्ध विभाग का जो अमात्य होता था उसको सेनापति कहते थे, जिसके लिए ना जो कुशल युद्ध नीति का में कुशल होना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता था। अगला होता था युवराज, ये राजा का पुत्र होता था और भावी राजा होने के कारण किसी भी विभाग का अमात्य है ये बन सकता था। अगला ने जो होता था प्रदेष्टा। मौर्यकाल के अंदर 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, एक कंटक शोधन वाला होता था और दूसरा होता था धर्मस्थीय, यानी कि है ना जो एक तो फौजदारी और दूसरा धर्मस्थीय यानी कि दीवानी। तो कंटक शोधन न्यायालय के अमात्य को प्रदेष्टा कहते थे। दूसरा जो है ना जो दीवानी जो है ना जो न्यायालय होते थे उसके है ना जो अमात्य को व्यावहारिक कहते थे, जो धर्मस्थीय न्यायाधीश होता था। अगला जो अधिकारी होता था वो होता था नायक। नायक यानी कि जो सैन्य संचालन के लिए उत्तरदायी जो अधिकारी होता था उसको नायक कहते हैं।
ये युद्ध क्षेत्र के अंदर सेना के बिल्कुल आगे आगे रहता था और छावनियों के निर्माण और व्यवस्था का कार्य है वो भी इसी की देखभाल के अंदर होता था। अगला जो अधिकारी होता था वो होता था कर्मांतिक। कार्मांतिक जो एक तरह से जो उद्योग मंत्री था, जो जिसके की अधीन जो उद्योग संबंधी जो कार्य हुआ करते थे। अगला जो अध्यक्ष होता था वो होता था मंत्री परिषद अध्यक्ष, यानी कि मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था, जो कि राजा को परामर्श देना उसका प्रमुख कार्य था। तो ये भी एक है ना जो महत्वपूर्ण अमात्य होता था। आगे चले हैं हम तो देखते हैं कि दंडपाल। दंडपाल है ना जो सैन्य अधिकारी होता था, जिसका प्रमुख कार्य सेना की समस्त जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना होता था। अंतपाल होता था, जो कि है ना जो एक तरह से सीमांत प्रदेश होते थे, तो सीमांत प्रदेशों के अंदर दुर्ग होते थे या छावनियाँ होती थी, तो दुर्ग और छावनियों की स्थापना करना और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का कार्य था वो अंतपाल के को दे रखा था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता था पौर, जिसको कि है ना जो नागरिक भी कहते थे। तो ये नगर प्रशासन का एक है ना जो प्रमुख अधिकारी पौर हुआ करता था। एक अगला महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो प्रशासता होता था। प्रशासता ने तो जो एक है ना जो जिसको कहना चाहिए कि ना जो अक्षपटल विभाग था, जिसके अंदर है जो राजा की जो आज्ञाएं थी उनको लिपिबद्ध करना और राज्य के सभी कागज पत्रों का विवरण है अक्षपटल के अंदर विभाग के अंदर सुरक्षित रखे जाते थे, और इसको रखने का कार्य है वो प्रशासता नामक अधिकारी है वो रखता था। दौवारिक नामक अधिकारी जो अगला है वो राजप्रसाद होता था, यानी कि जो राजा के महल होते थे उसके समक्ष, क्योंकि राजा का महल होता था, उसके जो रानियां होती थी, उसके पुत्र पुत्रियां होते थे, तो एक बहुत बड़ा है ना जो अमला होता था वो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था। तो राजप्रसाद की जो प्रासाद की जो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति और जो सुरक्षा करने का कार्य है वो है ना जो दौवारिक के पास में था। अगला जो अधिकारी है वो आंतरवेशिक है। आंतरवेशिक है ना जो राजा की जो अंगरक्षक सेना होती थी या निजी सेना होती थी उसका प्रधान होता था, और राजा की तथा अंतःपुर की सुरक्षा करने का कार्य आंतरवेशिक नामक ये जो अमात्य था वो देखा करता था। अंतिम जो है ना जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो था आटविक, यानी कि सेना के प्रधान अधिकारी को आटविक कहते थे। जो वन सेना होती थी, वन विभाग होता था, वन विभाग के प्रमुख अधिकारी है उसको आटविक के नाम से जाना जाता था। इन जो उपरोक्त जो अमात्य थे उनके अलावा भी बहुत सारे ना जो मतलब छोटे बड़े अधिकारी थे, जैसे ना जो संगीतज्ञ हैं, महावत है, क्लर्क हैं, भविष्यवक्ता हैं, ज्योतिषी हैं, खान, कृषि, बंदरगाह, सिक्के डालने, नमक बनाने, तो ये वाले जो बहुत सारे हैं ना जो विभाग थे और उसके अंदर ये पृथक पृथक जो अधिकारी हैं वो हुआ करते थे। इन अधिकारियों को ना जो सामान्यतः ना जो मुद्राओं में वेतन दिया जाता था, लेकिन कभी कभी है ना जो इनको है ना जो एक भूमि होती थी या फिर आदमी पशु होते थे वो भी वेतन के रूप में दिए जाते थे। और चाणक्य का विचार था कि राजा को कर्मचारियों को जो योग्यता अनुसार उनके वेतन के अंदर वृद्धि है वो करते रहना चाहिए, इसलिए कर्मचारियों को अच्छा वेतन दिया जाता था। और जो मृत कर्मचारी होते थे उनके प्रति भी जो राजा है वो विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता था। तो आज है ना जो हमने केंद्रीय शासन व्यवस्था देखी है। आगे की जो है जो शासन व्यवस्था के विभिन्न जो बिंदु हैं उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। नमस्कार।